हाय गाइस, एक बार फिर हमारे स्पेशल सेशन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं उत्तर प्रदेश पीसीएस 2020 प्री एग्जामिनेशन में जो करंट अफेयर्स के सवाल आए थे, उस सवालों को हम लोग विश्लेषित करेंगे। ये विश्लेषण इसलिए बड़ा ज़रूरी है आपके लिए और लाभप्रद होगा। एक तो ये कि अगर इस वर्ष के एग्जाम में करंट अफेयर्स के जो स्टैंडर्ड इतने ढेर सारे सवाल, तकरीबन 30 प्लस सवाल आए हैं, तो रिपीटेशन अगर होता है तो इन सवालों को हम लोग पढ़े और जाने रहेंगे। इसको विश्लेषित करने में उनके साथ साथ और भी प्रश्नों को हम समझ रहे हैं। और दूसरा, कभी भी इस तरह का पेपर का एनालिसिस आए तो आप याद रखिएगा कि इससे हमको रिसोर्स मिलता है, हमको वो सोर्स मिलता है कि आखिरकार करंट अफेयर्स के किन एरियाज में हमको फोकस करना चाहिए। तो आज के हमारे इस स्पेशल क्लास में दो चीज आप सीखेंगे। एक तो करंट अफेयर्स के किन किन एरियाज पर आपको ध्यान रखना होता है, और दूसरा इस सवालों को तैयार रखेंगे। अभी हाल के होने वाले एग्जाम में भी ऐसा हो सकता है कि रिपीटेशन हो, क्योंकि क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, इसी साल के हैं, और देखेंगे कि बड़े ही स्टैंडर्ड बढ़िया बढ़िया सवाल आए थे। तो चलिए हम लोग पीसीएस प्री 2020 करंट अफेयर्स के सवालों को लेते हैं। कुल 30 प्लस सवाल आए थे, उन सवालों को बारी बारी से लेंगे। हम लोग अपने प्रश्नों की शुरुआत करें उसके पहले यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किए हों तो चलिए देखते हैं हम लोग आज का पहला सवाल। देखिए, करंट अफेयर्स में जो एक सवाल पूछा गया था, निम्नलिखित में से किस देश को वर्ष 2021-22 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में जून 2020 में नहीं चुना गया? चार विकल्प: आयरलैंड, नॉर्वे, मैक्सिको, कनाडा। ठीक, ये प्रश्न था। और आप जानते हैं कि करंट अफेयर्स का सेशन स्टूडेंट क्लासेस प्रयागराज पर हर 15 दिनों में एक बार जाता है। और जब ये सेशन के लिए चुना गया था, अस्थायी सदस्यों का चुनाव यूएनओ में हुआ था, तो वहां पर हमने बाकायदा पढ़ाया है। हम लोग जानते हैं भारत को भी 2021-22 इन 2 वर्ष के सेशन के लिए किसको चुना गया है? भारत को भी अस्थायी सदस्य चुना गया है। हम लोग जानते हैं यूएनओ में कुल सिक्योरिटी काउंसिल में 15 मेंबर होते हैं, 5 स्थायी सदस्य हैं और 10 अस्थायी सदस्य हैं। और इस वर्ष आयरलैंड, केन्या, मैक्सिको, नॉर्वे और भारत को, तो याद रहे, आयरलैंड, केन्या, मैक्सिको, नॉर्वे और भारत को चुना गया है। तो देखिए, इसमें विकल्प में नॉर्वे है, मैक्सिको है, आयरलैंड है, ये बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन कनाडा को नहीं चुना गया है। तो इस प्रश्न में आपको बताना था कि किसको नहीं चुना गया है। तो इस प्रश्न से हमको क्या सीख मिलती है? हालांकि इस प्रश्न को हम लोग अपने करंट अफेयर्स के सेशन में डिस्कस किया था और स्पेशली भारत के बारे में भी जाना था कि भारत को किन अवधि के लिए चुना गया है, किस एरिया से चुना गया है। ठीक, तो करंट अफेयर्स के जो वीडियोस मई से लेकर के अब तक अपडेट हैं, अगर आप उसे अच्छे से देखेंगे तो उसका परिणाम ये होगा कि आप इन सवालों को देखिए, बड़े बाकायदे से पीसीएस के सवाल हम लोग हल कर रहे हैं। ठीक, इससे ये भी पता चलता है कि हमको इस तरह के चेंजेस जब हों देश दुनिया में तो तैयार रखना चाहिए। और यूएनओ के सिक्योरिटी काउंसिल में ये पूछ सकता है नेक्स्ट अभी भी कि भारत को किस कार्यकाल के लिए चुना गया, इस प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं। दूसरा सवाल है, देखिए, लिखा है उत्तर प्रदेश से, उत्तर प्रदेश के करंट अफेयर्स है और जून महीने का है। और हमने अपने करंट अफेयर्स के सेशन में इसे भी सवाल को बड़े एकदम सीधे तरीके से पढ़ाया और बताया है। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस हवाई अड्डे को भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 24 जून 2020 को अंतर्राष्ट्रीय दर्जा स्वीकृत किया? आगरा हवाई अड्डा, प्रयागराज हवाई अड्डा, गोरखपुर हवाई अड्डा और कुशीनगर हवाई अड्डा। ठीक, ये 4 विकल्प थे। तो आप जानते हैं, हम लोग साफ साफ पढ़े हैं इसको, कुशीनगर हवाई अड्डा। तो वो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा माने उड़ान परियोजना के अंतर्गत इन सब चीजों की शुरुआत की गई है और नए नए एयरपोर्ट्स विकसित किए जा रहे हैं। और जो हमारी बुद्ध सर्किट है और जो पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जो नीति चल रही है केंद्र सरकार की, उसके अंतर्गत ये सारे काम किए गए। तो इसका उत्तर डी होगा, कुशीनगर हवाई अड्डा। तो याद रहे, उत्तर प्रदेश में कुशीनगर हवाई अड्डा को क्या दिया गया है? अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का दर्जा दिया गया। फिर से अगला सवाल है कि भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें कोविड-19 की अवधि में पहली बार ई लोक अदालत प्रारंभ की गई? तो हम लोग कभी कभी अपने स्पेशल डिस्कशन में
जो करंट अफेयर्स का सेशन होता है उसमें कुछ स्पेशल क्वेश्चंस भी लेते हैं आपके। उसमें एक बार ई लोक अदालत की बात आई थी, वर्चुअल अदालत क्या है इसकी बात आई थी जब हम लोगों ने इस पर डिस्कस किया था। तो कोविड-19 की अवधि में ई लोक अदालत प्रारंभ करने वाला जो सबसे पहला राज्य था वो था छत्तीसगढ़। तो इसमें विकल्प सी आपका बिल्कुल सही होगा, तो इसे आप याद रखेंगे, छत्तीसगढ़ ई लोक अदालत। चूंकि कोविड-19 में हम लोग जानते हैं कि वर्चुअल कोर्ट भी चल रही थी, सीधे फिजिकल कोर्ट नहीं लग रही है, अभी भी पूरी तरह से स्थिति सामान्य नहीं हुई है, तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ई लोक अदालत लग रही है। अगला सवाल है, देखिए इस प्रश्न को भी हम लोगों ने बहुत अच्छे से एकदम साफ साफ इसी प्रकार से पढ़ा था। भारत की पहली किसान रेल निम्नलिखित में से किन दो स्टेशन के बीच 8 अगस्त 2020 को अपनी यात्रा प्रारंभ की? तो हम लोगों ने साफ साफ पढ़ा था कि विकल्प देखिए आपके पास है क्या क्या। विकल्प में है गाजियाबाद और हावड़ा, देवलाली महाराष्ट्र और दानापुर बिहार, नासिक और नई दिल्ली, नासिक और अहमदाबाद। तो ये देखिए किसान रेल है जिसमें किसान के प्रोडक्ट्स जो भी उत्पाद होंगे वो स्पेशली किसानों के उत्पादों के लिए किसान पहली रेल चलाई गई। और हम लोग साफ साफ पढ़े हैं महाराष्ट्र से बिहार, तो महाराष्ट्र के देवलाली से चल करके बिहार के दानापुर तक ये स्टेशन, ये पहली ट्रेन 8 अगस्त 2020 को अपनी यात्रा करी है। ठीक, तो याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने 29 जुलाई 2020 को निम्नलिखित नगरों में से किसमें राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय की स्थापना का अनुमोदन किया है? इस प्रश्न को भी हम लोग जो लोग ऑनलाइन नहीं देखे होंगे, ऑफलाइन जो हमारे साथ रहे होंगे वो पढ़े होंगे। जब बजट आया था उसी में ऐसे प्रावधान किए गए थे, कानपुर, लखनऊ, गोरखपुर, प्रयागराज। तो ये उत्तर प्रदेश बजट का सवाल है, प्रयागराज में विधि विश्वविद्यालय के बारे में प्रावधान बजट में ही किया गया था। ठीक, तो स्टूडेंट क्लासेस प्रयागराज एक खास ट्रेनिटी प्रोग्राम पर काम कर रहा है जिसमें आपको कॉन्सेप्ट मिलता है, प्रैक्टिस मिलती है और जहां जरूरी होता है ट्रिक मिलता है। हमारे चैनल में प्रत्येक वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक लगा हुआ है, जिस लिंक को टच करने पर आप हमारे उस वीडियो से रिलेटेड क्वेश्चन पर जाते हैं जहां पर आपको प्रैक्टिस, तो निःशुल्क प्रैक्टिस भी हम प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके अलावा चैनल के माध्यम से दिल्ली पुलिस पर एक टेस्ट सीरीज आयोजित की गई जो बखूबी संपन्न हुई और 9 तारीख से नवंबर में आरआरबी एनटीपीसी के टेस्ट की शुरुआत है जिसका रजिस्ट्रेशन चल रहा है। 6 नवंबर तक इसका रजिस्ट्रेशन चल रहा है, तो इसके लिए आप दिए गए इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आप इस टेस्ट सीरीज में शामिल होना चाहते हैं तब। चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे। अगला सवाल फिर जुलाई महीने से देखिए, सितंबर में एग्जाम हो रहा है, अक्टूबर में एग्जाम हो रहा है और जुलाई महीने में पूछा जा रहा है। लिखा है कि 10 जुलाई 2020 में निम्नलिखित में से कौन सा मंगल मिशन का प्रक्षेपण करने वाला पहला अरब राष्ट्र हुआ? तो हम लोग इसको भी एकदम इसी तरह पढ़े थे और साफ साफ पढ़े हैं अपने करंट अफेयर्स में कि संयुक्त अरब अमीरात। तो देखिए इस तरह के सीधे सवाल आपको कवर हो रहे हैं। कुछ लोग रोज करंट अफेयर्स पढ़ते हैं घंटों, और हम लोग 15 दिन में एक दिन करंट अफेयर्स पढ़ते हैं, तो भी देखिए सारे सवाल आप कंट्रोल कर पा रहे हो। सीधे सीधे इन सवालों को हम लोगों ने पढ़ा है अपने करंट अफेयर्स के सेशन में। तो मेरा यह मानना है कि बहुत ही स्ट्रेटेजिक तैयारी जो करेगा वही सफल हो सकता है, वरना या तो केवल करंट अफेयर्स आप पढ़ सकते हो या तो केवल सफल हो सकते हो। तो बहुत ही स्ट्रेटेजिक तरीके से जब तक स्टैटिक पोर्शन जीएस, मैथ, रीजनिंग नहीं तैयार हो जाता है तब तक आप कितना भी करंट अफेयर्स तैयार कर लो कुछ भी सफल नहीं होने वाले हो। और स्टैटिक पोर्शन जितना बेहतर तैयार करोगे करंट अफेयर्स उतना बेहतर कवर होता है। ठीक, चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, भारत में अगस्त 2020 में निम्नलिखित स्थानों में कहां पर रेल संग्रहालय राष्ट्र को समर्पित किया गया? तो 4 बातें हैं, हुगली, सिलवासा, मैसूर और चित्तरंजन। ठीक, तो इस प्रश्न को भी हम लोग बहुत सीधे सीधे पढ़े हैं। अगस्त में 9 अगस्त को ये कर्नाटक में एक हुगली नामक स्थान है, हुगली की जगह हुगली नामक स्थान है वहां पर। तो ये बंगाल में नहीं, बंगाल में और कर्नाटक का हुगली जो है वहां पर रेल संग्रहालय राष्ट्र को समर्पित किया गया। इसका विकल्प ए बिल्कुल सही होगा। 8वां प्रश्न है,
बजट का सवाल है। जब बजट हम लोग पढ़े थे तो वहां पर इसकी चर्चा हुई थी, बजट के दौरान इसकी बहुत चर्चा हुई, साल भर चर्चा होती रही। 2020-21 का जो बजट आया था, भारत $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था का लक्ष्य कब तक प्राप्त कर लेने का लक्ष्य रखा है? 2022, 2024, 2026, 2030। तो इसका उत्तर क्या होगा? 2024 तक हमारा टारगेट था। हालांकि कोविड-19 की वजह से हम लोग जानते हैं कि इस समय इकोनॉमी काफ़ी सिकुड़ी हुई अवस्था में है और -23.9% माने लगभग 24% तक माइनस ग्रोथ रेट आया, जो पिछली तिमाही में आंकड़े आए देश के। अब आगे लगातार प्रयास चल रहा है और बेहतर हो कि जल्दी से इकोनॉमी अपने इस संकट से उभरे। अगला प्रश्न जो है वो लिखा है कि 29 जुलाई 2020 को भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृत नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो देखिए, इस प्रश्न को राष्ट्रीय शिक्षा नीति के नाम से ही हमने बहुत ही जुलाई वाले करंट अफेयर्स में हम लोगों ने बहुत अच्छे से कवर किया है और साफ साफ पूरे जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसको समझने का प्रयास किया है। तो उसमें हम लोगों ने पढ़ा भी था कि यह डॉक्टर के कस्तूरी, पहला कथन है, डॉक्टर के कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा तैयार की गई थी। तो बिल्कुल सही बात है, डॉक्टर के कस्तूरीरंगन समिति की सिफारिश पर यह नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है। लिखा है विगत 38 वर्षों से लागू पिछली शिक्षा नीति को बदल देगी। तो नीचे दिए गए कूट से सही प्रश्नों का चयन करें, केवल एक, केवल दो, एक और दो, न तो एक न तो एक। तो देखिए यहां पर एक बात, पहली बात तो बिल्कुल सही है, दूसरी बात 38 वर्ष लिखा है, यह बात बिल्कुल गलत है, यह 34 वर्ष होना चाहिए। तो हम लोग देखे थे कि इसके ठीक पहले 1986 में शिक्षा नीति आई थी, 1992 में थोड़े बहुत उसमें संशोधन हुए थे, उसके बाद 2020 में नई शिक्षा नीति आ रही है। तो 38 वर्ष की जगह 34 वर्ष होना चाहिए था, यह बात बिल्कुल गलत है। लिखा है निम्नलिखित में से किस राज्य संघ राज्य क्षेत्र द्वारा 7 अगस्त 2020 को विद्युत चालित वाहन नीति की घोषणा की गई? ठीक है, ये पूछ रहा है कि विद्युत चालित वाहन नीति की। तो कुछ सवाल तो थोड़ा कॉमन सेंस के, हालांकि ये भी बहुत ही चर्चा का सवाल रहा है। कुछ सवाल तो कैसे अटेंड किए जाते हैं? कॉमन सेंस से। कॉमन सेंस की बात है कि भारत में सबसे ज्यादा वायु प्रदूषण की समस्या कहां पर है? आप उत्तर देंगे। सबसे ज्यादा जो समस्या सीधे माने व्यवहारिक तौर पर हमको दिख रही है, लोगों को दिक्कत हो रही है, दिवाली के आसपास पराली जलाने की समस्या। और सीधी सी बात है कि जो राज्य आप उत्तर में बता रहे हैं उसी राज्य में स्वाभाविक सी बात है कि सबसे ज्यादा प्रयास होगा। तो विद्युत वाहन चालित वाहन नीति की घोषणा दिल्ली ने किया है अगस्त 2020 में, दिल्ली ने। तो क्योंकि सारी समस्या देखिए, सबसे ज्यादा समस्या तो वैश्विक है, लेकिन सबसे ज्यादा जो सीधे समस्या दिख रही है भारत में वो दिल्ली में है। और पूरे देश में हम लोगों ने देखा कि अभी अध्यादेश भी जारी हुए वायु प्रदूषण पर लेकर के, और कड़ी सजा के प्रावधान किए गए हैं, करोड़ों रुपए तक के जुर्माने के प्रावधान तत्काल अभी केंद्र सरकार ने किया है, और पराली जलाने पर सजा के प्रावधान किए गए हैं। लिखा है निम्नलिखित में से किस भारतीय फाउंडेशन ने अगस्त 2020 में फूड विजन 2050 पुरस्कार जीता है? तो फूड विजन पुरस्कार 2050 गया है किसको? नांदी फाउंडेशन। तो विकल्प बी बिल्कुल सही होगा। तो इसे आप याद रखेंगे और नोट भी कर लेंगे, नांदी फाउंडेशन को गया है। ठीक, अगला सवाल है, ये सवाल भी हम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा था अपने करंट अफेयर्स के सेशन में। आप जाओगे हमारे करंट अफेयर्स के सेशन में तो आप बहुत अच्छे से इसको देख सकते हो। लिखा है कोलकाता बंदरगाह से अगरतला के लिए, कोलकाता से मैप बना करके बाकायदा हमने बताया था, कोलकाता से कहां के लिए? अगरतला, त्रिपुरा के अगरतला के लिए पहली बार मालवाहक जहाज जुलाई 2020 में बांग्लादेश के किस बंदरगाह से होकर भेजा गया? तो बीच में बंदरगाह, बांग्लादेश के बंदरगाह का सहारा लिया जाता है, बेनापुल, मालूटी, पैरा, चट्टोग्राम, चिटगांव जिसको कहते हैं, चट्टोग्राम। ठीक, तो इसे आप याद रखें, कोलकाता से चट्टोग्राम से अगरतला के लिए। तो आप जानते हैं कि हमारे बंगाल की खाड़ी में पूर्वी घाट पर कोलकाता बंदरगाह से बांग्लादेश बीच में पड़ेगा, उसके चट्टोग्राम बंदरगाह का यूज किया हम लोगों ने। और अगरतला हम लोग जानते हैं कि ऐसा राज्य है हमारा, त्रिपुरा राज्य की राजधानी है, और अगरतला की पोजीशन क्या है, त्रिपुरा की पोजीशन क्या है? वो 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। ठीक, अगला प्रश्न है, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जुलाई 2020 में निम्नलिखित में से किसे पृथ्वी प्रणाली विज्ञान में लाइफ टाइम उत्कृष्टता पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया? तो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा कई श्रेणियों में पुरस्कार दिया गया, लेकिन ये पूछ रहा है कि लाइफ टाइम उत्कृष्टता पुरस्कार, तो ये गया किसको? अशोक साहनी को। ठीक है, किसको गया है? अशोक साहनी को गया है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? अशोक साहनी। अगला प्रश्न है नीति आयोग।
नीति आयोग द्वारा दिसंबर 2019 में जारी सतत विकास लक्ष्यों भारत सूचकांक 2020 द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश को निम्नलिखित वर्गों में से किस वर्ग में वर्गीकृत किया गया है। तो देखिए ये प्रश्न है और आप जानते हो कि हम लोग इसके पहले भी बात कर चुके हैं कि जो एसडीजी इंडेक्स जारी किया जाता है, एसडीजी स्पेशल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल एसडीजी, जिसकी जो यूएनओ द्वारा कुछ गोल सेट हैं, वैश्विक गोल सेट हैं, जिसको प्राप्त करने के लिए 2030 तक दुनिया में देश जितने भी सदस्य देश हैं वो 2030 तक उस लक्ष्य को पाने के लिए अपने यहाँ प्रयास कर रहे हैं। 2015 में जो तय हुआ था जिसमें 17 लक्ष्य घोषित किए गए थे, उसके लिए बाकायदा भारत में एसडीजी इंडेक्स नीति आयोग जारी करता है और उस इंडेक्स में वो अपना जो क्राइटेरिया बना रखा है वो 4 क्राइटेरिया 100 नंबर में 0 से 49 नंबर तक जिन राज्यों को मिलता है उनको आकांक्षी स्टेट और 50 से 64 अंक तक वाले राज्यों को क्या कहा जाता है, परफॉर्मर माने निष्पादक राज्य, अच्छा प्रदर्शन करने वाला, और 65 से लेकर 99 अंक जिसको मिलता है उसको क्या कहते हैं कि अग्रणी राज्य, और जो 99 से ऊपर अचीव कर रहा है उसको कहते हैं क्या, लक्ष्य प्राप्त करने वाला राज्य। तो इस तरह के इंडेक्स से फायदा क्या होता है, भारत में एक राज्यों के बीच एक प्रतियोगिता, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा आई और आपस में एक तेजी है। और इसमें पूछ रहा है उत्तर प्रदेश की पोजीशन, तो उत्तर प्रदेश की पोजीशन जो करंट पोजीशन है, दरअसल उत्तर प्रदेश, बिहार और असम ये 3 राज्य बेहतर पोजीशन में आए हैं और परफॉर्मर माने ये अच्छे प्रदर्शन की श्रेणी में आए हैं। इसके ठीक पहले 2018 में आकांक्षी स्टेट में थे, लेकिन करंट पोजीशन इनकी क्या हुई है, अच्छे प्रदर्शक हुए हैं। तो यूपी, बिहार, असम ये तीनों 50 से 64 अंक के बीच में आते हैं, इसलिए कहां जाएंगे, ये परफॉर्मर या अच्छा प्रदर्शन करने वाले राज्यों की श्रेणी में इनको रखा गया है। ठीक, अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित नगरों में से कौन सा विरासत शहर विकास और वृद्धि योजना, इसको हृदय योजना कहते हैं ना, हृदय योजना के अंतर्गत क्या किया गया है कि भारत की 12 विरासत शहर अजमेर, अमरावती, अमृतसर, बादामी, द्वारका, गया, कांचीपुरम, मथुरा, पुरी, वाराणसी, वेलांगनी और वारंगल, ठीक, इन 12 विरासत शहर को यहाँ ये इनके विकास किए जा रहे हैं, जिससे यहाँ पर स्वच्छता, सुरक्षा, सड़क, सार्वजनिक परिवहन की सुरक्षा की जा रही है और बेहतर डेवलप किया जा रहा है, जिस और शहर की सांस्कृतिक पहचान को बचाए रखते हुए, क्योंकि इनकी हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस है, कल्चरल इंपॉर्टेंस है। और 21 जनवरी 2015 से इसकी शुरुआत की गई थी राष्ट्रीय विरासत विकास एवं संवर्धन योजना, जिसको हृदय योजना कहते हैं। इस योजना के अंतर्गत कुल 12 भारत के विरासत शहरों को क्या किया गया है, डेवलप किया जा रहा है, जिससे इनकी सांस्कृतिक पहचान बनी रहे। इसमें बताना है कि उत्तर प्रदेश के कौन कौन से नगर इसमें शामिल हैं, वाराणसी, मथुरा, प्रयागराज, अयोध्या। नीचे कूट हैं, केवल एक सही है, केवल 3 सही, 1 और 2, 1 2 3 4, इस तरह से उत्तर देना है। तो देखिए 12 विरासत शहरों में अमृतसर, बादामी, द्वारका, गया, कांचीपुरम, मथुरा, पुरी, वाराणसी, वेलांकनी, वारंगल। तो देखिए उत्तर प्रदेश के मथुरा और वाराणसी ये 2 जिले हमारे शामिल हैं, ये 2 नगर शामिल हैं। तो मथुरा और वाराणसी 1 और 2 सही है, तो इसका विकल्प सी बिल्कुल सही होगा। तो इन 12 विरासत शहरों को भी आप देख लेंगे। हृदय योजना 21 जनवरी 2015 से शुरू की गई, राष्ट्रीय विरासत विकास एवं संवर्धन योजना। इसके अंतर्गत 12 विरासत शहर कौन कौन से हैं जिनको सहेजा जा रहा है, अजमेर, अमरावती, इसे नोट कर लेंगे आप, अमृतसर, बादामी, द्वारका, गया, कांचीपुरम, मथुरा, पुरी, वाराणसी, वेलांकनी और वारंगल। तो ठीक इन राज्यों को आप सहेज करके रखेंगे और इन विरासत शहरों पर क्या चल रहा है, लगातार प्रयास चल रहा है इनको सहेजने का। तो ये करंट अफेयर्स का सवाल तो कह भी सकते हैं और नहीं भी कह सकते हैं, लेकिन अब बहुत स्ट्रिक्टली देखा जाए तो नहीं है, लेकिन फिलहाल हृदय योजना से सवाल आया था, ऐसा आप कह सकते हो। ठीक, चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि लॉकडाउन के दौरान
लॉकडाउन के दौरान भारत सरकार के द्वारा प्रयुक्त असाधारण शक्तियों को विधिक आधार निम्नलिखित में से किन कानूनों से प्राप्त हुआ? इसमें लिखा है इन्होंने मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005, शत्रु संपत्ति या एनॉमी प्रॉपर्टी एक्ट 1968 और एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897। तो 1 2 3 2 3 4। तो लॉकडाउन शुरू जैसे हुआ था वैसे आपके बहुत से प्रश्न आते थे कि लॉकडाउन क्या है, कर्फ्यू क्या होता है, धारा 144 क्या होता है। फिर वहां पर हम लोगों ने देखा था कि किस प्रकार से इसको क्या घोषित किया गया, महामारी घोषित किया गया। महामारी किस अधिनियम के अंतर्गत घोषित किया जाता है और महामारी घोषित करने से क्या फायदे होते हैं, सरकार के पास पावर ज्यादा हो जाती है। तो देखिए इसमें जो उत्तर होगा आपका, उत्तर होगा क्या, लॉकडाउन के दौरान एक तो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 और एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897। इसका मतलब 2 और 4। तो सी विकल्प में 2 और 4 है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 2 और 4 हो जाएगा। ठीक, चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कर रहा है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिसमें से एक को कथन ए, दूसरे को कारण आर कहा गया है। विकल्प ए, राष्ट्रीय ढांचागत पाइपलाइन सरकार द्वारा 2020-30 की अवधि के लिए आरंभ किया गया। और फिर लिखा है नीचे, राष्ट्रीय ढांचागत पाइपलाइन का उद्देश्य सभी को समान ढांचागत सुविधाएं प्रदान करना है। नीचे विकल्प दिए गए हैं और उस विकल्प में साफ साफ लिखा है कि ए और आर दोनों सत्य है, आर ए की सही व्याख्या करता है। ए और आर दोनों सत्य हैं, आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ए सत्य है परंतु आर गलत है, ए गलत है परंतु आर सत्य है। तो देखिए यहां पर जो भी बातें लिखी हैं उसमें ढांचागत पाइपलाइन, राष्ट्रीय ढांचागत पाइपलाइन का उद्देश्य सभी को समान ढांचागत सुविधा प्रदान करना है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन राष्ट्रीय ढांचागत पाइपलाइन सरकार द्वारा 2020 से 30 की अवधि के लिए नहीं, 2020 से 2025 की अवधि के लिए है। तो ए बात तो बिल्कुल गलत है और बी सही है। तो इसका विकल्प डी सही हो जाएगा। विकल्प डी में लिखा है ना, ठीक। तो 2019 से 2025 के लिए राष्ट्रीय ढांचागत पाइपलाइन सरकार द्वारा शुरू किया गया था। अवधि क्या है, 2019 से 2025 तक। यहां लिखा क्या है, 2020 से 2030। तो इसे आप ध्यान देंगे और इस तरह से आप इन पोर्शन पर हमेशा जब आप अपने से भी सेल्फ स्टडी कर रहे होंगे और करंट अफेयर्स की तैयारी कर रहे होंगे, अपने से भी अगर कभी करते हैं तो इन पोर्शन पर ऐसे प्रश्न हमको ये सिखाते हैं, ऐसे एनालिसिस हमको ये सिखाते हैं कि आखिरकार हम कहाँ कहाँ पढ़ाई करें, किन किन इलाके में पढ़ाई करें, जनरली सवाल कहां से आते हैं। अगला सवाल विश्व बैंक से है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट। इसमें भारत का बेहतर प्रदर्शन था, आप सब जानते हैं, और बेहतर प्रदर्शन के कारण चर्चा में भी था। निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? लिखा है पहला, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट 2020 में भारत का 63वां स्थान है और 2019 में लिखा है 77वां स्थान था। केवल एक सही है, केवल 2 सही है, 1 और 2 दोनों सही हैं, आपको बताना है। और हम जानते हैं कि यहां पर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट 2020 में भारत की रिपोर्ट भारत का स्थान 63वां है, बिल्कुल सही बात है। और 2019 में भारत का स्थान 77वां था, तो सुधार भी हुआ था। इस बात को काफी चर्चा भी रखा गया, हाई माने खूब चर्चा में भी था। अगला प्रश्न देखिए, केंद्रीय बजट 2020-21 से आया है। उसमें लिखा है कि केंद्रीय बजट के द्वारा उत्कृष्ट कारपोरेट बांड में विदेशी पोर्टफोलियो निवेश की सीमा बढ़ाकर कितनी कर दी गई? ठीक है, तो आप जानते हैं कि 9% से बढ़ाकर 15% की गई। बजट का सवाल है। मार्च के महीने में जब हम लोग बजट आने के बाद बजट पर चर्चा करते हैं तो वहां पर बाकायदा हम लोगों ने एक एक बजट वक्तव्यों को एनालिसिस किया और जो नए डाटा आए उस पर चर्चा किया, और इस पर भी हम लोगों ने चर्चा किया था ऑफलाइन कोर्सेज में। लेकिन लिखा है निधि कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? लिखा है निधि कार्यक्रम छात्रों के लिए स्टार्टअप हेतु प्रारंभ किया गया है। तो निधि कार्यक्रम का पूरा नाम आप लिख लेंगे, नेशनल इनिशिएटिव फॉर डेवलपिंग एंड हार्नेसिंग इनोवेशन। निधि का पूरा नाम नेशनल इनिशिएटिव फॉर डेवलपिंग एंड हार्नेसिंग इनोवेशन। तो कई बार इसका भी पूरा नाम पूछ लेता है, और बिल्कुल सही बात है कि छात्रों के स्टार्टअप हेतु इसको प्रारंभ किया गया है। माने उनको प्रोत्साहित किया जाए, उनमें एंटरप्रेन्योरशिप बढ़ाई जाए और रोजगार
स्वरोजगार की ओर लोग बढ़ें और नए नए एंटरप्रेन्योरशिप आए, नए नए स्टार्टअप की शुरुआत करें, नए नए इन्वेंशंस करें। ये बात बिल्कुल सही है। और लिखा है इसका उद्देश्य 20 छात्रों के स्टार्टअप हेतु प्रतिवर्ष वित्तीय सहायता प्रदान करना। तो यहाँ 20 छात्र नहीं है, ऐसी कोई लिमिट नहीं है, एक अमाउंट है और उसके अंतर्गत वित्तीय सहायता हम प्रदान करते हैं। ठीक, तो पहली बात बिल्कुल सही है, यहां पर दूसरी बात गलत है। अगला प्रश्न है, लिखा है नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन है केंद्रीय बजट 2020-21 में कृषि की आय दोगुनी करने के उद्देश्य से ग्रामीण विकास पर ध्यान केंद्रित किया गया। बिल्कुल सही बात है और लगातार 2022 तक सरकार का प्रयास है। हालांकि कोविड-19 के दौर में हम लोग हैं, ये अप्रत्याशित समस्या, वहां पर तो सारे प्लान बिल्कुल डिफरेंट हो गए, सरकार के पास इमरजेंसी पावर आ गई और बिल्कुल 2020-21 के बजट में पूरा फोकस किया गया था कि ग्रामीण अवसंरचना कृषि में सुधार किया जाए, जिससे लोगों में माने जो कृषि आय है वो दुगनी की जा सके लोगों की। लिखा है आम बजट में घोषित 16 सूत्री कार्यक्रम कृषि, सिंचाई तथा ग्रामीण विकास के चातुर्दी केंद्रित है। ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या कर रहा है, बिल्कुल सही बात है। आम बजट में जो पूरा 16 सूत्री कार्यक्रम वित्त मंत्री की ओर से लाया गया, उसमें देखा जाए तो पूरा फोकस किस पर था? कृषि, सिंचाई और ग्रामीण विकास, उसी के इर्द गिर्द वो कार्यक्रम घूम रहे होते हैं। और इन सब का पर्पज क्या है? इन सब का पर्पज है भारत में किसानों की आय को दुगनी करना, अर्थात कृषि की आय को दुगनी करना। और आप जानते हैं कि इस पूरे कोविड-19 के दौर में जहां इकोनॉमी निगेटिव में है, तो केवल एक सेक्टर है जो अपनी पॉजिटिविटी बनाए हुआ है, वो पॉजिटिव ग्रोथ रेट बनाए हुआ है, वो है एग्रीकल्चर सेक्टर। ठीक, अगला प्रश्न है कि ट्रेवल एंड टूरिज्म प्रतियोगितात्मक सूचकांक जारी किया जाता है विश्व बैंक द्वारा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा, विश्व आर्थिक मंच द्वारा, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा। तो इसका प्रश्न का उत्तर होगा विश्व आर्थिक मंच द्वारा। तो आप याद रखेंगे हमेशा के लिए, ट्रेवल एंड टूरिज्म प्रतियोगितात्मक सूचकांक विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है। तो एक तो सवाल पूछने का यही तरीका है कि ये सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है, फिर एक और क्या होता है कि इसमें भारत का स्थान कौन सा है। अगला प्रश्न है, भारत के युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री ने 25 जुलाई 2020 को, देखिए फिर जुलाई से बहुत ही नजदीक से बहुत बढ़िया सवाल नए नए बने थे, घोषणा किया है कि वर्ष 2021 में चौथा खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी किसके द्वारा किया जाएगा। तो लिखा है हरियाणा द्वारा, उत्तर प्रदेश द्वारा, कर्नाटक द्वारा कि महाराष्ट्र द्वारा। तो ये किसको गया है? हरियाणा। इसकी मेजबानी कौन करेगा? 2021 में जो चौथा खेलो यूथ इंडिया गेम्स होंगे उसकी मेजबानी गई है किस राज्य को? हरियाणा राज्य को। ठीक, चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, जनवरी 2020 में उत्तर प्रदेश में कितने और स्थलों को रामसर साइट्स में शामिल किया गया? 3, 6, 9, 12। तो देखिए अभी जो लेटेस्ट चेंज हुआ है वो उत्तर प्रदेश के 6 साइट्स को रामसर सम्मेलन ईरान के रामसर नगर में 1971 में हुआ था। रामसर सम्मेलन का संबंध नम भूमियों के संरक्षण से है। तो लेटेस्ट उत्तर प्रदेश का देखिए करंट अफेयर्स है, उत्तर प्रदेश के 6 साइट्स को इसमें और शामिल किया गया है। वो 6 साइट्स हैं, इसे आप नोट कर लेंगे, ये काफी दिनों तक आपके लिए एज ए करंट अफेयर्स रह सकता है। नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य आप नोट कर लेंगे, नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य, पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य, समान पक्षी अभ्यारण्य, समसपुर पक्षी अभ्यारण्य, सांडी पक्षी अभ्यारण्य, सरसई नरवर झील। ठीक, तो ये 6 साइट्स हैं जिनको रामसर सम्मेलन में शामिल किया गया है। और रामसर सम्मेलन का संबंध किससे है? नम भूमियों के संरक्षण से है। 1971 में ये सम्मेलन हुआ था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय फुटबॉल क्लब न्यूयॉर्क के टाइम स्क्वायर स्थित नॉसडॉक के बिल बोर्ड पर 29 जुलाई, फिर जुलाई से सवाल, 2020 को जगह प्राप्त करने वाला अकेला फुटबॉल क्लब बना? बिल्कुल सही प्रश्न है और चर्चा में भी था, अखबारों में, न्यूज चैनल में। तो ये देखिए बिल बोर्ड का मतलब न्यूयॉर्क का टाइम स्क्वायर है, जैसे हमारे यहाँ दलाल स्ट्रीट है उस तरह से टाइम स्क्वायर है, वहाँ पर उनका शेयर मार्केट है और उसका जो सेंसेक्स है वो नॉसडॉक है, माने उनका जो सूचकांक है नॉसडॉक है। और उसका बिल बोर्ड माने जो डिस्प्ले है उस पर किसको जगह प्राप्त हुआ था? तो भारत का मोहन बागान है, फुटबॉल क्लब है। और मोहन बागान फुटबॉल क्लब की खास बात है कि ये भारत का सबसे प्राचीन फुटबॉल क्लब है और 29 जुलाई को मोहन बागान डे मनाया जाता है। तो उसी उपलक्ष्य में उसके
प्राचीनता और उसकी ऐतिहासिकता, उसकी सफलता कर उसको सम्मान मिला और नासडाक न्यूयॉर्क के इस टाइम स्क्वायर में नासडाक के बिल बोर्ड पर उसको डिस्प्ले किया गया। ठीक है, चलिए अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ऐसा प्रश्न है। लिखा है ईस्ट एशिया सम्मेलन 2020, सामने सिंगापुर। ठीक, और उसके बाद लिखा है G20 2019 ओसाका जापान। फिर लिखा है G7 सम्मेलन 2019 और बियारीज। ठीक, बेरिट्ज अंग्रेजी में इसको पढ़ते हैं बियारीज। ठीक, और ईस्ट एशिया सम्मेलन 2019 और उसके सामने बैंकॉक। तो देखिए एक तरह से ये चार की चारों बातें बिल्कुल सही हैं, बताना है कि कौन सही नहीं है। तो अब कमीशन के ऊपर है, हो सकता है ए को माने क्योंकि 2020 में वर्चुअल हुआ है। कहाँ पर संपन्न हुआ? सिंगापुर में। तो हुआ तो वर्चुअल है, फिजिकली लोग नहीं गए हैं, क्योंकि ये सम्मेलन जब हो रहा था तो हम इस दौर में थे। अब देखिए फाइनली इसका ये चारों बिल्कुल सही मिलान है। अब इसमें बताना था क्या सही नहीं है, तो इस प्रश्न में क्या करता है ये कमीशन के ऊपर छोड़ देते हैं हम लोग। ठीक, अगला है निम्नलिखित में से किसने ग्लोबल वैक्सीन सम्मेलन, वैक्सीन को लेकर के शुरू से इतनी चर्चा है तो एक ग्लोबल वैक्सीन सम्मेलन हुआ जिसमें इंडिया भी शामिल हुआ था, 4 जून 2020 की मेजबानी किया। तो इसका उत्तर होगा, देखिए फिर जून से सवाल आया है, जुलाई से सवाल आए हैं। यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन में हुआ था, वो मेजबानी किया था और सब लोग वर्चुअल मीटिंग में शामिल हुए थे और पर्पज क्या था? ग्लोबल वैक्सीन का सम्मेलन था। अगला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा जुलाई 2020 में बाघों की गणना 2018 पर जारी विस्तृत प्रतिवेदन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो देखिए इस प्रश्न को भी हम लोग बहुत अच्छे से अपने करंट अफेयर्स के सेशन में पढ़े हैं और इन सारे पॉइंट्स पर भी चर्चा किए हैं। भारत में विश्व की कुल बाघों की आबादी 70% है, बिल्कुल सही बात है। हम लोग जानते हैं कि कैमरा ट्रैपिंग में हम लोगों ने रिकॉर्ड भी बनाया देश ने, और एक साथ इतने बड़े पैमाने पर अभी इतनी बड़ी काउंटिंग किसी देश के द्वारा नहीं की गई थी। दूसरा है, भारत के लगभग 30% बाघ अभ्यारण्यों के बाहर रहते हैं। नीचे दिए गए कूट से सही प्रश्न का उत्तर चुनें। बिल्कुल सही बात है, दोनों बातें बिल्कुल सही हैं। दुनिया का 70% आबादी बाघों की भारत में है और 30% बाघ अभ्यारण्य से बाहर रहते हैं। और हम लोग जानते हैं, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आप आंसर भी देंगे कि भारत का जो राष्ट्रीय पशु है वो कौन है। कमेंट बॉक्स में आप आंसर करेंगे भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है। और टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत कब से हुई, जल्दी से बताएंगे। टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत कब से की गई? ठीक, कमेंट बॉक्स में आंसर करें जल्दी से। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपको दिख रहा होगा, लिखा है रक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा अगस्त 2020 में प्रारंभ किया गया सार्थक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ठीक, आपको बताना है सार्थक का संबंध क्या है। तो ये देखिए, ये सीधे सीधे नेवी से जुड़ा था, हम लोग इस पर भी चर्चा किए थे। रक्षा मंत्रालय द्वारा ये नेवी से जुड़ा था, तो न तो ये रॉकेट प्रक्षेपण है, न तो स्मार्ट बम है, न तो हल्के लड़ाकू विमान है, ये अपतटीय गश्ती एक जहाज है सार्थक। ठीक, जो इंडियन नेवी में शामिल किया गया अगस्त में। तो देखिए जून से सवाल, जुलाई से सवाल, अगस्त से सवाल, अक्टूबर में एग्जाम। ठीक, अक्टूबर में एग्जाम 11 अक्टूबर को हुआ 2020 का, और जून जुलाई अगस्त से मैक्सिमम सवाल, और 4-5 सवाल आपको कहां से मिल गए? मार्च से, बजट से सवाल। ठीक, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना का प्रारंभ वर्ष 2020 में किया? तो हम लोग जानते हैं इसकी भी शुरुआत कहां से हुई थी? इसकी भी शुरुआत हरियाणा से हुई थी। 15 अगस्त 2020 को इसकी शुरुआत की गई थी। इसके अंतर्गत सब्सिडी ऋण प्रदान किया जाएगा पशुपालन के लिए। और ये सब स्कीमें कहां के अंतर्गत आती हैं? ये सब स्कीमें आती हैं 16 सूत्री कार्यक्रम, जिसके अंतर्गत सिंचाई, ग्रामीण अवसंरचना, पशुपालक, किसान, इन सबके आय को दोगुना करना। ठीक, चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न कह रहा है कि 27 जुलाई 2020 को भारत के प्रधानमंत्री निम्नलिखित में से किस स्थान पर कोविड-19 के परीक्षण के लिए 3 भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद की उच्च श्रेणी परीक्षण प्रयोगशालाओं का वस्तुतः उद्घाटन किया है? तो बताना है कि नई दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई में, कोलकाता, नोएडा, मुंबई में, नई दिल्ली, कोलकाता, मुंबई में, कि चेन्नई, दिल्ली और मुंबई में। फिर जुलाई से सवाल है। उस समय लगातार सरकार की ओर से प्रयास क्या चल रहा था? लगातार सरकार की ओर से प्रयास चल रहा था कि देश में किस तरह से टेस्टिंग बढ़ाई जाए, तो इसलिए स्थापित की जा रही थी। तो जुलाई में 27 जुलाई को देश के प्रधानमंत्री द्वारा
3 भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, वो कहाँ कहाँ, नोएडा, मुंबई और कोलकाता। तो इस प्रश्न का विकल्प बी बिल्कुल सही होगा। तो कोलकाता, नोएडा और मुंबई में। ठीक, तो इस प्रकार के जो नए और बड़े कोई ऐसे काम होते हैं तो उन प्रश्नों वहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि प्रश्न आ रहे हैं। अगला प्रश्न है कि अटल नवोन्मेष मिशन, जिसको AIM कहा जा रहा है, किस विभाग की प्रमुख पहल है? ठीक, मानव संसाधन विकास मंत्रालय की, नीति आयोग की, कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की, कि विज्ञान एवं तकनीकी मंत्रालय की? तो इसका उत्तर जो होगा वो होगा नीति आयोग। नीति आयोग द्वारा अटल इनोवेशन मिशन या अटल नवोन्मेष मिशन की शुरुआत की गई। इसको आगे बढ़ाने के लिए ही इसके द्वारा पहल की गई और इसका उद्देश्य है कि देश भर में इनक्यूबेटर इकोसिस्टम को प्रोत्साहित करना है। एम का ऑब्जेक्ट क्या है? देश भर में इनक्यूबेटर इकोसिस्टम को क्या करना है? आगे बढ़ाना है। और इसमें नीति आयोग ने बाकायदा साझेदारी कर रखी है किसके साथ? बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन और बागवानी फाउंडेशन। ये 2 फाउंडेशन हैं, ये निजी क्षेत्र के जो ट्रस्ट हैं। बिल और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, आप जानते हैं बिल गेट्स जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के क्या हैं? मालिक हैं, उनका है। और बागवानी फाउंडेशन, इन दोनों के साथ कोऑपरेशन है, साझेदारी है नीति आयोग और नीति आयोग के द्वारा इसकी पहल लगातार की जा रही है। ठीक, तो देखिए ये वो तकरीबन 31 प्रश्न थे करंट अफेयर्स के, जो 11 अक्टूबर 2020 को उत्तर प्रदेश PCS 2020 का प्री एग्जाम संपन्न हुआ है। और इस प्रश्न के विश्लेषण से हम लोग, एक तो अगर इस साल रिपीटेशन होता है प्रश्नों का तो हम लोग यहां से कवर कर लेंगे, और साथ ही साथ इन प्रश्नों को हल करने से हम लोग एक बात और और हम मजबूती से सीख पाएंगे कि आखिरकार हम लोग जब करंट अफेयर्स, न्यूज़पेपर, न्यूज़ ये सब सुने, नोट्स बना रहे हों तो किन किन चीज़ों को नोट करें। बाकी के लिए स्टूडेंट क्लासेस प्रयागराज हर 15 दिन में आपके लिए वीडियो लेक्चर और साथ ही साथ उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ठीक पीछे वाले वीडियो लेक्चर के माध्यम पर से जुड़े जो भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, क्वेश्चन जिसमें आप क्विज देते हो और थोड़ा सा अपने टेस्टिंग भी करते हो, लगातार आपका करंट अफेयर्स सेशन को प्रयास कर रहा है कि बेहतर तरीके से प्रयास किया जाए। तो स्टूडेंट क्लासेस प्रयागराज ने अभी हाल के बीते सप्ताह में आपको IAS प्री और PCS प्री के करंट अफेयर्स के, पॉलिटी के जिन पोर्शन को हम लोगों ने कहाँ डिस्कस कर रखा है, अभी शुरुआत में जितने हिस्सों पर सिलेबस पर हम लोगों ने स्टैटिक पोर्शन पर काम किया है, पॉलिटी इन सब पर डिस्कस किया है, और CSAT हिंदी पूरे के पूरे पेपर को हम लोगों ने मैथ, रीजनिंग इन सब को सॉल्व कराने का प्रयास किया है। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के क्विज देखें, प्रैक्टिस करें, प्लेलिस्ट में जाकर के हमारी एक एक क्लास को देखें और उसके परिशीलन से आप दोहन करें, और बेहतर है कि आप अपने आप को और अच्छा कर पाएं। तो मित्रों, नेक्स्ट क्लास तक के लिए हमको दीजिए इजाजत। धन्यवाद।